हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज की वीडियो में हम जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 है लाइट, उसका हम एक पोर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो पढ़े थे। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी आँख के अंदर क्या होता है। जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि आँखों से हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं देख सकते, सिर्फ हमारे पास आँखें हैं। दैट डजंट मीन दैट वी कैन सी एवरीथिंग थ्रू आवर आइज। अगर कोई डार्क रूम है या किसी रूम में बिल्कुल रोशनी नहीं है तो भी हम चीज़ों को नहीं देख सकते जब तक उन पर लाइट ना पड़े या उन पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर नहीं पड़ती है। तो हमें उस लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आँखों पर पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो यही इनके कहने का यही मतलब है। चलिए देखें, We see things only when light coming from them enters our eyes। हम किसी चीज़ को तभी देख सकते हैं कि जब उनसे जो लाइट है उनसे रिफ्लेक्ट होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है। आइज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। आइज जो हैं वो हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसलिए अपनी आंखों का स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। देखो यहाँ हम देख सकते हैं जो आइज की शेप होती है वो रफली स्फेरिकल होती है। ठीक है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो इंटीरियर ऑफ द आई है वो जो है प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको बाहरी एक्सीडेंट से या इंजरी से बचाया जा सके। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। इसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, देखो आप ये देख सकते हो, ये जो लाइट पिंक पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो फ्रंट पार्ट है इसका, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। चलिए, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। उसके बाद कॉर्निया के पीछे एक डार्कर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस। ओके, दैट्स कॉल्ड आइरिस। इन दी आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। और इसी तरह से जब वो जो पूरी आइरिस होती है उस आइरिस में एक छोटा सा ओपनिंग होती है, यहाँ पर देख सकते हो आप, छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये जी ओपनिंग देख पा रहे हैं आप, यही ओपनिंग है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। अब आइरिस जो प्यूपिल है उसका साइज कैसे घटेगा या बढ़ेगा वो जो है वो आइरिस डिसाइड करती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हमारी आंखों पर तेज़ रोशनी पड़ती है तो हम अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं, धीमा कर लेते हैं, है ना, मीच लेते हैं जैसे आप कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके प्यूपिल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और क्योंकि आपकी आंखों पर ऑलरेडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रोशनी पड़ रही होती है। इसी तरह से जब आप कहीं धीमी रोशनी में होते हैं तो आप और ज़्यादा चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके प्यूपिल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाकर देखने की कोशिश करते हैं। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। और आइरिस ही वो पार्ट होता है, ये जो आइरिस है यही वो पार्ट होता है जो आपकी आंखों के कलर को डिसाइड करता है। यानी कि आपकी आंखें अगर कहते हैं, लेट्स से इफ वन पर्सन आइज इज ऑफ ग्रीन कलर, इफ वन पर्सन इज ग्रीन आइज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ इट्स आइरिस। इसका मतलब उसके जो ग्रीन कलर है अगर आंखों का, तो किस चीज़ का वो कलर ग्रीन है, आइरिस का। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। जो आइरिस है हमारी वो इस बात को कंट्रोल करती है कि हमारी आंखों में कितनी रोशनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपके एग्जांपल से बताया कि जब हमारे आंखों पर तेज़ रोशनी पड़ती है तो हमारी आंखें जो हैं ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मोड में चली जाती हैं और हम अपनी आंखों को इंटेंशनली नहीं मीचते हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद होने लगती हैं। और जब धीमी रोशनी होती है तो हम इंस्टिंक्टिवली क्या करते हैं कि उनको बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा प्यूपिल जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज द लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि प्यूपिल जो है, प्यूपिल के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये जो है ये आपका लेंस होता है। ये लेंस जो होता है कि ये जो सेंटर होता है यहाँ से सबसे ज़्यादा थिक होता है और उसके बाद पतला होता चला जाता है। What kind of lens is thicker at the center? किस तरह का लेंस जो होता है वो सेंटर से थिक होता है। Recall what you learned about lenses। जैसा आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, कौन सा लेंस होता है जो बीच में से थिक होता है, कौन सा होता है,
कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्केव लेंसेज पढ़े हैं ना आपने, कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होता है, कॉन्केव लेंस बीच में से पतला होता है। तो लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन द लेयर कॉल्ड रेटिना। अब वो कह रहा है कि जब लाइट एंटर कर गई लेंस में तो वो आगे जाकर कहाँ पर टकराती है, रेटिना पर। ये आपकी जो ग्रे कलर की लेयर आपको दिख रही है, यहाँ पर जो है वो लाइट आकर टकरा जाती है। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, और रेटिना जो होता है वो कई सारी नर्व सेल्स से बना होता है, कई सारी नर्व सेल्स से जुड़ा होता है। सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड इनटू ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है उससे क्या होता है कि जो सेंसेशन रेटिना में फील होती है, जो भी सेंसेशन रेटिना को फील होगी वो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू, यहाँ ये जो ऑप्टिक नर्व है इसके थ्रू आपके ब्रेन तक चली जाती है। आप देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स। अब वो बता रहा है कि जो हमारी जो सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं, जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल को कि भाई हमारे आंखों पर लाइट पड़ रही है, तो वो क्या करती है, वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं आपकी कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, एक होती हैं कोन्स जो कि जो ब्राइट लाइट्स के लिए सेंसिटिव होती हैं, और एक होती हैं रॉड्स जो कि डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। कलर कोन्स सेंस कलर। अब और आप जो रंग देख पाते हैं, रंग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रंग में डिफरेंस बता पाते हैं, वो आप किससे बता पाते हैं, कोन्स नर्व सेल्स की वजह से, जो आपकी कोन्स की शेप में होती हैं नर्व सेल्स, उनकी वजह से, क्योंकि वही हैं जो कलर को सेंस कर लेती हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। अब वो कह रहा है कि इनका जो जॉइंट होता है रेटिना का और ऑप्टिक नर्व्स का जो जॉइंट होता है, वहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती है। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो वहाँ पर जो है वो कोई भी विजन अप्लाई नहीं हो पाता, किसी भी तरह से आप चीज़ को उस स्पॉट पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो आप कुछ चीज़ को देख नहीं पाते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, यहाँ पर उसने एक आपको एक्टिविटी करके दिखाई है। इस एक्टिविटी में उसके कहने का मतलब ये था कि अगर आप एक पेपर लें और उस एक पेपर पर एक साइड क्रॉस रख दें, ठीक है, इस तरह, और एक साइड ये सर्कल बना दें, उसके बाद आप क्या करना है, उसने कहा है कि अपनी आर्म्स लेंथ पर उस कागज़ को रखो, उसके बाद अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करो, लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, व्हाट यू फाइंड डज द राउंड मार्क डिसअपीयर एट सम पॉइंट, नाउ क्लोज योर आईज, लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। उसने कहा कि एक शीट पर आपने क्रॉस और लगाया और एक तरफ सर्कल लगाया, उसके बाद अपनी आर्म्स लेंथ पर आपने उस शीट को रखा, उसके बाद आप धीरे 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 उस शीट को अपनी आंखों के पास लाते रहोगे। वो कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट आपको वो सर्कल दिखने लगता है, एक्चुअली विजिबल होने लगता है, क्लियरली विजिबल होने लगता है। उसके बाद जब आपको वो विजिबल होने लगता है, उसके बाद आप उसको हटाकर और सर्कल की तरफ देखेंगे। इसी तरह से आप सेम दूसरी के साथ करेंगे कि आप अपनी राइट आइज को बंद करेंगे और राउंड मार्क को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद सेम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। तो वो कहता है कि क्या क्रॉस डिसअपियर हो जाता है? वो कहता है कि द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड mark shows that there's a point on retina which cannot send messages to the brain when light falls on it। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होता है, ये चीज़ ये प्रूव करती है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमें वो इमेज दिखनी बंद हो जाती है, रिफ्लेक्ट होनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती है। The impression of an image does not vanish immediately from the retina, it persists there for ये important point है, it persists there for about 1/16 of a second। वो कह रहा है कि कोई भी इमेज आप देखते हो तो वो कोई भी इमेज आपकी आंखों से एकदम से गायब नहीं होती है। मतलब आपने किसी चीज़ की तरफ देखा और तुरंत आपने नज़र हटा ली तो वो चीज़ आपकी आंखों से एकदम से हटती नहीं है। 1/16 of a second वो आपकी आंखों के सामने तब भी रहती है। So, if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, तो वो कह रहा है कि 16 इमेजेस पर सेकंड के हिसाब से कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने लाई जाती है और मूव की जाती है, तो जो आई जो होती है परसीव द ऑब्जेक्ट एज मूविंग, तो अपने आप की आंखों को ये लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ओके, चलिए, द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस। जो आप पिक्चर्स देखते हो, आप आज के टाइम में मूवी देखते हो, वो एक्चुअली क्या होती है? वो एक्चुअली यही होती है कि थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस जो होती हैं वो इतनी स्पीड से 16 इमेजेस पर सेकंड की स्पीड से आपकी आंखों के सामने लाई जाती हैं और उनको मूव किया जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। अब
एक्चुअली अब 16 पर सेकंड में तो एक्चुअली आपको चीज़ हिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन यूजुअली जो आजकल पिक्चर्स में होता है उसमें कितना होता है, 24 पिक्चर्स पर सेकंड के हिसाब से आपके सामने वो पिक्चर्स मूव की जाती हैं। दैट इज फास्टर देन 16 पर सेकंड। सो वी आर सी अ मूविंग पिक्चर, इसलिए आपको वो मूविंग पिक्चर दिखाई देती है। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंटरिंग द आई। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि नेचर ने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड जो है वो प्रोटेक्शन दिया आपकी आंखों को बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आईलिड्स। जो आपकी आईलिड्स हैं वो क्या करती हैं, वो मिनट मिनट में आप जो पलक झपकाते हो वो इसीलिए झपकाते हो कि किसी भी धूल कण को आपकी आंखों में आने से वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली रोक लेते हैं। कोई भी बहुत शार्प लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। तो आईलिड्स क्या करती हैं, आईलिड्स ही तो करती हैं, आईलिड्स ही तो से बंद करते हो अपनी आंखों को आप। तो आईलिड्स ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती हैं, शट ऑफ हो जाती हैं जब आपकी आंखों को वो रोशनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। आपकी आंखें जो होती हैं वो इतना वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि आप पास की चीज़ों को और दूर की चीज़ों को दोनों को बराबर देख सकते हो। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज। The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeters। वो कह रहा है कि एज के साथ जो होती है आपकी आंखों की क्लैरिटी जो है वो चलती जाती है, ठीक है, चली जाती है धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती है। लेकिन जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है जिस दूरी से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस देख सकते हो, वो डिस्टेंस होता है आपका 25 सेंटीमीटर्स। Some persons can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. On the other hand, some persons cannot see objects close by clearly but they can see distant objects quite well. With suitable corrective lenses, those defects of the eye can be corrected. इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर की चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं लेकिन पास की नहीं देख पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पास की चीज़ आराम से देख लेते हैं लेकिन दूर की नहीं देख पाते हैं। तो इसका क्या इलाज होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो करेक्ट लेंसेज हैं उनका करेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करके आप उन चीज़ों को, इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हो। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन द ओल्ड एज आईसाइट बिकम फॉगी। It is due to the eye lens becoming cloudy. When it happens, persons are said to have cataract. वो कह रहा है कि पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज में कभी कभी क्या होता है कि आई साइट जो होती है आपकी फॉगी हो जाती है, यानी कि आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। ये किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। इससे क्या किस वजह से होता है, ये जो आपका आईज का लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है। तो व्हेन इट हैपन्स, जब ऐसा होता है तो पर्सन्स को, लोगों को कहा जाता है कि उन्हें कैटरैक्ट हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है, आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, या फिर समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस defect. The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted. Modern technology has made this procedure simpler and safer. वो कह रहा है कि इस चीज़ का भी इलाज है। इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों में एक पर्टिकुलर लेंस जो है वो लगा दिया जाता है, जो पुराना लेंस है उसको हटाकर एक अच्छा लेंस जो है वो आपकी आंखों में, आर्टिफिशियल लेंस जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा सेफ और सिंपल भी हो गया है। केयर ऑफ द आइज़, वो कह रहा है कि आपसे कि आप अपनी आंखों की केयर जो है वो अपने तरीके से कैसे कर सकते हो। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आई। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप। ऑलरेडी वो कह रहा है ऑब्वियसली कि आपको एक तो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अगर आपको आंखों में आपको कोई भी दिक्कत नज़र आती है तो। इफ़ एडवाइज्ड यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको सूटेबिलिटी के हिसाब से चश्मा भी लगा लेना चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज, बहुत कम रोशनी और बहुत ज़्यादा रोशनी दोनों ही आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, कभी कभार क्या होता है रोशनी बहुत ज़्यादा कम होती है तो आपको जोर लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो वो क्या करता है, आई स्ट्रेन यानी आंखों पर जोर पड़ता है और हेडेक हो जाता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, अ पावरफुल लैम्प और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। अब सूरज की तरफ डायरेक्टली देखने के लिए क्यों मना किया जाता है, क्योंकि सूरज की लाइट इतनी तेज़ होती है कि वो, या फिर जो लेज़र टॉर्च होती है उससे अगर आप डायरेक्टली देखें तो वो आपके रेटिना को इंजर यानी कि ख़राब कर सकता है।
डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली, ये ऊपर कह चुके हैं, सन की तरफ या किसी पावरफुल लाइट की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आईज इफ पार्टिकल्स डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर। वो कह रहा है कि आपको अपनी आईज को रब नहीं करना चाहिए, अगर आपकी आंखों में कुछ गिर भी जाता है तो आप अपनी आंखों को बिना रब किए ठंडे पानी से धोइए, और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, आपको साफ पानी से अपनी आंखें लगातार बार बार धोनी चाहिए कुछ कुछ समय बाद। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार। आपको जब पढ़ाई आप करते हो तो आपको एक नॉर्मल डिस्टेंस पर किताब रखकर पढ़ना चाहिए। आपको अपनी किताब को बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं लाना चाहिए अपनी आंखों के, और बहुत ज़्यादा दूर रखकर भी नहीं पढ़ना चाहिए, दोनों से ही आंखों पर आपके स्ट्रेन पड़ेगा। और इसमें जो डाइट होती है, आप डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी डाइट अगर अच्छी है तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो जाता है। विटामिन ए जो होता है, लैक ऑफ विटामिन ए ऑफ फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स। आपकी आंखों में, आपकी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो आंखों को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल दे सकता है। तो अपनी जो खाना है उसमें विटामिन ए जो है वो सफिशिएंट मात्रा में आपको यूज़ करना चाहिए। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी हो जाती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसीलिए वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच आर विटामिन ए, रॉ कैरेट्स, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो आपको अपने खाने में क्या शामिल करना चाहिए, रॉ कैरेट्स, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, या स्पिनच ऐड कर लें। कॉड लिवर ऑयल एंड रिच विटामिन ए, ये भी विटामिन ए में काफ़ी रिच माना जाता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो उसने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं आपको, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो, ये भी आप खा सकते हो। ये विटामिन ए में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। अब ये यहाँ हम इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि जो विजुअली चैलेंज्ड लोग होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं या बहुत कम ना के बराबर देख पाते हैं, वो कैसे पढ़ते लिखते हैं। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक है, कोई भी विजुअली हैंडीकैप्ड हो सकता है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, उनके पास बहुत ही लिमिटेड विजन होता है देखने के लिए, या फिर कभी कभी विजन होता ही नहीं है। ठीक है, या तो हो सकता है कि वो किसी बीमारी की वजह से अपनी आईसाइट खो देते हैं। सम पर्सन्स में लूज देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। अब ऐसे लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ों की जो टच होता है या उनकी साउंड होती है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनकर वो उन चीज़ों को पहचानते हैं। दे डेवलप देयर सेंसेस मोर शार्पली, उनके जो और सेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा शार्पली और ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर, लेकिन ऐसे कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से वो अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। What is the Braille system? The most popular resource for visually challenged person is Braille, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रिसोर्स है विजुअली हैंडीकैप्ड या विजुअली डिसेबल्ड लोगों के लिए वो है ब्रेल लैंग्वेज। एक ब्रेल होती है, ये एक तरह की लैंग्वेज है। Louis Braille, himself a visually challenged person, developed a system for visually challenged persons and published it in 1821। उन्होंने 1821 में लुई ब्रेल, जो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, विजुअली चैलेंज थे, उन्होंने ये लैंग्वेज जो थी वो डेवलप की थी और इसे पब्लिश किया था 1821 में। बट द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932, लेकिन जो आज के टाइम में ब्रेल यूज़ की जाती है वो 1932 से स्टार्ट की गई थी। देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। तो ब्रेल में स्पेसिफिक कोड्स बनाए गए हैं मैथमेटिक्स के लिए और साइंटिफिक नोटेशंस के लिए। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम्स। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो ब्रेल का सिस्टम का यूज़ करके पढ़ी जा सकती हैं। अब यहाँ इन्होंने आपको एक एक्चुअली तरीका दे दिया है, बता दिया है कि एग्जाम्पल के थ्रू कि जो ब्रेल है वो कैसे पढ़ी जाती है या किस तरह दिखाई देती है। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, हर एक कैरेक्टर का जो है एक लेटर को वो रिप्रेजेंट करता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन। जो हर एक इसका पैटर्न है, डॉट पैटर्न है, हर एक कैरेक्टर या तो एक अल्फ़ाबेट को बताएगा या एक वर्ड को बताएगा या फिर किसी सिंबल को बताएगा। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स फॉर 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच, यानी कि ये इसमें 3 रोज होती हैं और 2 कॉलम्स होते हैं जिसमें डॉट्स को और डैशेस को अरेंज किया जाता है ताकि ब्रेल में
कोड वाइड पढ़ा जा सके। पैटर्न्स ऑफ डॉट्स डू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन। यहाँ पर इन्होंने देखो कैट को तरीके से बताया कि कैट किस तरह होता है। सी का जो डिनोट करते हैं ब्रेल में इस तरह डिनोट करते हैं, ए को इस तरह डिनोट किया जाता है और टी को इस तरह डिनोट किया जाता है। और कॉमा के लिए भी डिफरेंट कोड लैंग्वेज जो होती है वो ब्रेल में होती है। These patterns when embossed on braille sheets help visually challenged persons to recognize birds by touching। अब इनको क्या किया जाता है, एम्बॉस कर दिया जाता है शीट्स पर। तो इसमें जो ये जो आपको डॉट और डैश दिखाई दे रहे हैं, ये एक पेपर की शीट पर एम्बॉस कर दिए जाए, मतलब थोड़े उभार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब जो विजुअली चैलेंज लोग हैं जब इसको टच करते हैं शीट को, तो वो पढ़कर जो है वो समझ सकते हैं। Visually challenged people learn the braille system by beginning the letters, then special characters and then letter combinations। तो visually challenged लोग हैं वो braille सीखते कैसे हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, letters याद करते हैं, फिर special characters याद करते हैं और उसके बाद letter combinations याद करते हैं। Methods depend upon recognizing by touching। ऑब्वियसली इसमें आप टचिंग से ही रिकॉग्नाइज करते हो वर्ड्स को। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड। हर एक कैरेक्टर उन्हें मेमोराइज करना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। अब जो ब्रेल टेक्स्ट है वो पहले हाथ से भी बनाया जा सकता है और फिर मशीन से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेज एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब ऐसी टाइपराइटर्स और प्रिंटिंग डिवाइसेज आ गई हैं जो कि ब्रेल में टाइप भी कर सकते हैं और ब्रेल में प्रिंट भी निकाल सकती हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ विजुअली चैलेंज लोगों को एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिकग्निशन कमाया है अपने लाइफ में। Some visually challenged Indians have great achievements to their credit. दिवाकर, a child prodigy, has given amazing performances as a singer। दिवाकर हैं एक इंडियन सिंगर हैं जिन्होंने बहुत सारी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेज दी हैं एज अ सिंगर। रविंद्र जैन, बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली चैलेंज्ड। एक रविंद्र जैन हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिनोन सिंगर हैं, रिनोन कंपोजर हैं। वो बचपन से ही विजुअली चैलेंज थे। उन्होंने क्या किया, ही ऑब्टेन्ड हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। उन्होंने अपनी संगीत प्रभाकर की डिग्री ली इलाहाबाद से। ही हैज शोन हिज एक्सीलेंस एज अ लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। इन्होंने तीनों ही फील्ड्स में अपनी जो एक्सीलेंस है वो दिखाई है। लाल आडवाणी हिमसेल्फ विजुअली चैलेंज्ड, एस्टैब्लिश्ड एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबल इन इंडिया। जो लाल आडवाणी है वो भी विजुअली चैलेंज है। उन्होंने क्या किया है, एक एसोसिएशन एस्टैब्लिश की है। वो एसोसिएशन किसके लिए है, स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबल्ड के लिए इंडिया में उन्होंने चालू की है। इसके अलावा ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है ब्रेल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। उसके बाद हेलन ए केलर एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर थी। इस परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायर्ड विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। वो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा वेल नोन है क्योंकि उनकी स्टोरीज को काफ़ी जगह पब्लिश किया गया है। शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज 18 months ओल्ड। उनकी आंखों की रोशनी, उनकी एक्चुअली में सुनने की और देखने की दोनों की रोशनी चली गई थी व्हेन शी वाज जस्ट 18 months ओल्ड। बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अपनी करेज के दम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उन्होंने किताबें भी लिखी, इसका टॉपिक था स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर खत्म हो गया है। होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल प्लीज़ यू कैन कमेंट, you can like and you can subscribe our channel for more videos just like that। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक keep studying।